टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1.45 ट्रिलियन डॉलर्स। मान लो कि टेस्ला अगर एक सेपरेट कंट्री होती तो जीडीपी वाइज ये दुनिया की 18 सबसे रिच कंट्री होती, यानी स्विट्जरलैंड, यूएई, नेदरलैंड, सऊदी अरेबिया ऐसी कई पावरफुल कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा जीडीपी अकेले टेस्ला की होती। लेकिन जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में बताया था कि 2008 में टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 2008 से लेकर आज 2025 तक यानी इन 16 सालों में टेस्ला ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की जिससे आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। टेस्ला ने ऐसा क्या अलग किया जो फोर्ड, टोयोटा, फोक्सवैगन जैसे ग्लोबल जायंट्स भी नहीं कर पाए, या फिर टेस्ला को लेकर जो हाइप मार्केट में क्रिएट हो रही है वो जेन्युइन भी है या फिर बस एक फेक पीआर है। चलो टेस्ला शुरू होने से लेकर आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑटोमोबाइल जायंट बनने तक एक एक डॉट कनेक्ट करते हैं एंड डिकोड करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्टिन एबरहार्ड जो कि टेस्ला के फाउंडर एंड सीईओ थे, उनको ऑटोमोबाइल्स को लेकर उतना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था जितना कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ के पास होना चाहिए। इसलिए उनके लीडरशिप के अंडर टेस्ला के रोडस्टर की परचेस प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रही थी। सो इलॉन मस्क जो उस वक्त टेस्ला के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर थे, वो 2007 में एबरहार्ड को सीईओ की पोजीशन से हटाकर जिव ड्रोरी नाम के एक बंदे को टेस्ला का सीईओ बनाते हैं। लेकिन उसके एक साल बाद इलॉन मस्क उसे भी बाहर करते हैं और 2008 में खुद टेस्ला के सीईओ बन जाते हैं। अब ये टेस्ला का वो फेज था जब टेस्ला को अपनी पहली कार रोडस्टर बनाने के लिए बहुत सारी फंडिंग चाहिए थी। इसलिए इलॉन मस्क एक जर्मन कार कंपनी डाइमलर के साथ कई महीनों तक बैक टू बैक कई सारी मीटिंग्स करते हैं और फाइनली मई 2009 में डाइमलर से $50 मिलियन की फंडिंग सिक्योर कर लेते हैं। इसके अगले ही महीने यानी जून 2009 में अमेरिकन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी टेस्ला को $465 मिलियन का लोन अप्रूव कर देता है। इस फंडिंग से टेस्ला की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जनवरी 2008 में रोडस्टर का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब से लेकर मई 2009 तक यानी 16 महीनों में टेस्ला सिर्फ 500 कार्स प्रोड्यूस कर पाई थी। लेकिन जून 2009 में जैसे इलॉन मस्क को डाइमलर और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से फंडिंग मिली, उसके सिर्फ एक महीने में यानी जुलाई 2009 में टेस्ला ने 109 कार्स डिलीवर कर दी और ये मंथ टेस्ला का हाईएस्ट प्रोडक्शन मंथ होने के साथ साथ उनका फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ भी बन चुका था। अब रोडस्टर का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये रोडस्टर कार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इलॉन का ये गोल था कि इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया जाए, जो कि रोडस्टर जैसी परफॉर्मेंस और लग्जरी सेगमेंट के कार से पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या किया जाए? तो अब इलॉन मस्क एक नई कार बनाने का डिसीजन लेते हैं जिसकी प्राइस $60,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए हो, जो कि मास प्रोडक्शन के लिए इजी हो और मासेस के लिए अफोर्डेबल भी हो। इसीलिए जब रोडस्टर पे काम चल रहा था तब उसी के साथ 2007 में टेस्ला एक और कार पे काम कर रही थी जिसका नाम था मॉडल एस, और यही वो कार थी जो टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम में लाने वाली थी। इलॉन ने मॉडल एस की डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट एक फेमस कार डिजाइनर हेनरिक फिस्कर को दिया था। हेनरिक ने इससे पहले BMW Z8 और एस्टन मार्टिन DB9 जैसी कई स्टनिंग कार्स को डिजाइन किया था, लेकिन जैसे कि इलॉन मस्क को हर जगह पर अपनी टांग डालनी होती है तो उन्होंने हेनरिक के डिजाइन्स में भी चेंजेस बताना शुरू कर दिए। इसलिए हेनरिक फिस्कर इलॉन के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हेनरिक के बाद टेस्ला ने फ्रांस वॉन नाम के एक नए डिजाइनर को हायर कर लिया। ये जो मॉडल एस था, इसकी डिजाइन में सबसे बड़ा चैलेंज था बैटरी पैक को फिट करना। इनकी पहली कार रोडस्टर जो कि एक 2 सीटर कार थी, तब इन्होंने कार की बैटरी पैक को कार के बैक साइड में प्लेस कर दिया था। लेकिन मॉडल एस जो कि एक 4 सीटर फैमिली कार होने वाली थी, इसलिए डिजाइनर के पास बैटरी पैक को नीचे वाली साइड में फिट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सो इलॉन मस्क ने ड्रू बैगलिनो जो मॉडल एस के बैटरी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको कहा कि एक ऐसा बैटरी पैक बनाओ जिसमें 8400 बैटरी सेल्स की जगह 7200 बैटरी सेल्स ही यूज हो और इससे कार की रेंज भी कम ना हो। अब एक तरफ ड्रू को ये चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इलॉन मस्क को ना कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने इलॉन के कहने के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया और सरप्राइजिंगली 7200 सेल्स में ही बैटरी पैक को बनाकर रेडी भी कर दिया। अब बैटरी साइज तो परफेक्ट हो गई थी, बट स्टिल द प्रॉब्लम वाज कि इस बैटरी पैक को पोजीशन कैसे करें। तो इस पे इलॉन मस्क एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि डिजाइनर्स कार की डिजाइन बनाते हैं और फिर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग इंजीनियर्स की टीम उस कार को मैन्युफैक्चर करती है, यानी डिजाइनर्स और इंजीनियर्स दोनों एज अ सेपरेट टीम काम करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने क्या किया कि डिजाइनर्स और इंजीनियर्स दोनों टीम्स को एक साथ बिठा दिया और डिजाइन पर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहा, ताकि जो भी फाइनल डिजाइन निकल कर आएगा उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इससे क्या हुआ कि बैटरी पैक को अलग से कहीं और फिट करने की जगह उसे कार के फ्लोर में फिट कर दिया गया, जिससे कार की बैटरी कार के स्केलेटन का ही एक पार्ट बन गई और उससे कार में बैटरी की वजह से कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं हुई। इस तरह 5 साल के एफर्ट्स के बाद मॉडल एस का डिजाइन रेडी हुआ
और फाइनली जून 2012 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मॉडल एस के बाद टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई को भी डिजाइन किया, लेकिन इन सब कार्स में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी मुझे टेस्ला के इस व्हीकल की लगी। इसके लुक से आपको लग रहा होगा कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक कार होगी, बट लेट मी टेल यू कि ये टेस्ला का साइबर ट्रक है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर ये पिकअप्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो इस साइबर ट्रक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि साइबर पंक 2077 और हेलो नाम के दो वीडियो गेम्स के ट्रेलर में एक ट्रक दिखाया गया था। तो 2017 में यहीं से इलॉन के माइंड में इसी टाइप का एक पिकअप ट्रक बनाने का आइडिया आता है और वो अपनी टीम को ऐसा एक ट्रक बनाने का टास्क देते हैं। हालांकि डिजाइनर्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा हिचकिचाते भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का हो जाएगा, जिसे शायद लोग ना खरीदे। लेकिन इलॉन का ऑलरेडी डिसाइडेड था कि कोई इसे खरीदे या ना खरीदे, इस ट्रक को तो मैं बना के ही रहूंगा। और इस तरह फाइनली जैसा इलॉन चाहते थे, बिल्कुल वैसा पिकअप ट्रक रेडी हो जाता है, जिसको आज हम साइबर ट्रक के नाम से जानते हैं। अब टेस्ला के अंडर एक से बढ़कर एक अलग अलग मॉडल्स बनना शुरू तो हो गए थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, जब टेस्ला की पहली कार रोडस्टर पे काम चल रहा था, तभी इलॉन समझ गए थे कि हमने कितनी भी क्वालिटी कार्स बनाई, लेकिन अगर हम क्वांटिटी यानी मास प्रोडक्शन का गेम क्रैक नहीं कर पाए तो कोई और प्लेयर आकर खेल जाएगा। आपको पता है टाटा और महिंद्रा को शुरू होकर आज 75 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन इन दोनों कंपनीज में से किसी भी कंपनी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 15 लाख से ज्यादा नहीं है। बट यू नो टेस्ला, जो सिर्फ 21 साल पुरानी कंपनी है, वो हर साल लगभग 18 लाख व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इलॉन मस्क ने टेस्ला के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना रैपिडली बढ़ाया कैसे? टाटा, महिंद्रा जो 75 सालों में नहीं कर पाए, वो इलॉन मस्क ने 21 सालों में कैसे कर दिखाया? देखो, ये जो आप टेस्ला की फैक्ट्री देख रहे हो, ये कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट सिटी में लोकेटेड है। लेकिन ये फैक्ट्री पहले टोयोटा और जनरल मोटर्स की हुआ करती थी, जब इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। 25 साल तक इन दोनों ने इस फैक्ट्री में गाड़ियां बनाई, लेकिन 2009 में जनरल मोटर्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, जिसके चलते इस फैक्ट्री को ऑक्शन कर दिया गया था। और इसको एक स्टील डील समझकर मई 2010 में सिर्फ $42 मिलियन में टेस्ला ने इस फैक्ट्री को खरीद लिया। अपने मास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेस्ला ने इसके अलावा ऑस्टिन, बर्लिन, शंघाई ऐसी और भी कई जगहों पर वर्ल्ड वाइड अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। इसी के साथ इन कार्स की बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के लिए टेस्ला ने नेवाडा और न्यूयॉर्क में अपनी गीगा फैक्ट्रीज भी एस्टैब्लिश की। लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था असेंबली लाइन की प्रोसेस को बिल्ड करना, क्योंकि ये प्रोसेस सेट किए बगैर प्रोडक्शन को स्केल करना सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए इलॉन मस्क एक बहुत ही तगड़ा 5 स्टेप प्रोसेस बनाते हैं, जो टेस्ला के प्रोडक्शन को सिर्फ कुछ ही महीनों में एकदम से बढ़ा देता है। लेकिन इलॉन के इस 5 स्टेप प्रोसेस को समझने से पहले आपको उनकी टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के साथ जो एक बेट लगी थी उसके बारे में समझना पड़ेगा, जिसने इलॉन को ये 5 स्टेप प्रोसेस इन्वेंट करने के लिए मजबूर किया। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यही वो बेट थी जिसने इलॉन को पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया था और टेस्ला को $1 ट्रिलियन की कंपनी। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2017 से लेकर 2019 के बीच टेस्ला बहुत सारी प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और बात यहां तक आ चुकी थी कि टेस्ला बैंकरप्सी से सिर्फ 1 महीना दूर थी। इसलिए इसी बीच फरवरी 2018 में इलॉन मस्क टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स के साथ ऑफिशियली एक बेट लगाते हैं। बेट ये थी कि अगर इलॉन मस्क टेस्ला का मार्केट कैप, जो उस वक्त $52 बिलियन था, उसे बढ़ाकर $650 बिलियन तक पहुंचा देंगे तो इलॉन मस्क ये बेट जीत जाएंगे और बदले में उनको $56 बिलियन मिलेंगे। बट इन केस अगर वो ये टारगेट मीट नहीं कर पाए तो उसके बाद उनको टेस्ला से कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब देखो, टेस्ला की मार्केट कैप जो $52 बिलियन से $650 बिलियन पर लेकर जाना है, तो उसके लिए इलॉन को टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और शेयर्स के प्राइस कब बढ़ेंगे? जब कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे, राइट? इसलिए इलॉन ने इस टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए टेस्ला के प्रोडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट बनाने पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला टारगेट था टेस्ला मॉडल 3 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। देखो, उस टाइम पर फ्रेमोंट की गीगा फैक्ट्री में मॉडल 3 के 2000 मॉडल्स हर हफ्ते प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन इलॉन का ये टारगेट था कि ये नंबर 5000 कार्स पर वीक तक पहुंच जाए। इस टारगेट को मीट करने के लिए वो सबसे पहले नेवाडा की गीगा फैक्ट्री में जाते हैं। जब वो उस फैक्ट्री में जाते हैं, उस वक्त तक वहां पर हर हफ्ते 1800 बैटरी पैक्स प्रोड्यूस हो रहे थे और इतने स्लो बैटरी प्रोडक्शन से 5000 कार्स पर वीक का टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इलॉन खुद अगले 4 महीने नेवाडा की गीगा फैक्ट्री में काम करते हैं और बैटरी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैसे? इस पर हम अगले 2 मिनट में बात करेंगे। अब नेवाडा की गीगा फैक्ट्री के बाद अप्रैल 2018 में इलॉन फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री में जाते हैं, जहां पर उस वक्त तक हर वीक 2000 मॉडल 3 कार्स प्रोड्यूस हो रही थी और अगले 2 महीने इलॉन इस फैक्ट्री में भी काम करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली 1 जुलाई 2018 को इलॉन मस्क अपना एक हफ्ते में 5000 मॉडल 3 कार्स बनाने का टारगेट अचीव कर लेते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 4 महीने नेवाडा की गीगा फैक्ट्री और 2 महीने फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री, यानी कुल मिलाकर इन 6 महीनों में इलॉन ने ऐसा क्या मैजिक किया जिससे उन्होंने 5000 कार्स हर हफ्ते बनाने का टारगेट अचीव कर लिया। सो हियर कम्स इलॉन मस्क का 5 स्टेप प्रोसेस, जिसको वो द एल्गोरिथम कहते हैं।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये है क्या। और हाँ, इन 5 स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको आपके पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। स्टेप 1, इंटरोगेट द इररिलेवेंट, यानी क्वेश्चन एवरीथिंग। इलॉन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कई प्रोसेस और कई पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इलॉन क्या करते थे कि वो उस असेंबली लाइन के सामने खड़े होकर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनते हुए देखते थे और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर खुद से क्वेश्चन करते थे कि क्या उस मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्पेसिफिक प्रोसेस या कोई स्पेसिफिक पार्ट नेसेसरी है, और अगर नहीं है तो क्या उसे कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ऐसे इलॉन हर एक चीज को लेकर क्वेश्चनिंग करते थे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है कट द क्लटर। इस स्टेप में इलॉन अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन सभी प्रोसेसेस या फिर उन सभी पार्ट्स को कट डाउन करते थे जो बिल्कुल अननेसेसरी थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इलॉन ने नेवाडा की फैक्ट्री में नोटिस किया कि एक रोबोट की हेल्प से बैटरी पैक के ऊपर एक फाइबर ग्लास स्ट्रिप लगाई जा रही थी, जिससे असेंबली लाइन थोड़ी स्लो हो रही थी। इलॉन ने जब वहां के इंजीनियर्स से पूछा कि इन बैटरी पैक्स पर ऐसी स्ट्रिप क्यों लगाई जा रही है, तो वो इंजीनियर्स बोलते हैं कि जो नॉइज रिडक्शन वाली टीम है वो इन स्ट्रिप्स को कार में वाइब्रेशंस कम करने के लिए यूज कर रही है। तो अब इलॉन उन्हीं के सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो एक कार में विदाउट स्ट्रिप और एक कार में विद स्ट्रिप वाला बैटरी पैक फिट करते हैं, और बाद में पता चलता है कि उस स्ट्रिप के होने या ना होने से कार की साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए वो तुरंत उस स्ट्रिप वाली प्रोसेस को कट डाउन करते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल हो गया, पर इलॉन्स प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए इसी तरह कई अननेसेसरी प्रोसेसेस और पार्ट्स को कट डाउन करते थे। इसके बाद उनका थर्ड स्टेप है सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई। इस स्टेप में अगर कोई प्रोसेस ज्यादा नेसेसरी तो नहीं है लेकिन कंपलसरी है, तो इलॉन उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि उस प्रोसेस पर जितना पॉसिबल हो उतना टाइम बच सके। इलॉन का फोर्थ स्टेप है स्पीड इट अप। इस स्टेप में इलॉन प्रोडक्शन साइकिल टाइम को इंक्रीज करने पर फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल, फ्रेमंट वाली फैक्ट्री में एक जगह पर एक रोबोटिक आर्म था जो नट बोल्ट्स को टाइट करने का काम कर रहा था, लेकिन जब इलॉन ने वहां जाकर खुद वो काम करके देखा तो ही नोटिस्ड कि उस रोबोटिक आर्म का काम उससे ज्यादा फास्ट वो मैन्युअली कर पा रहे थे। इसलिए इलॉन ने वहां के टेक्नीशियंस को बुलाया, और जब उनसे इसके बारे में डिस्कस किया गया तो उन्हें पता चला कि उस रोबोटिक आर्म को उसकी मैक्सिमम स्पीड से 20% स्पीड पर ही चलाया जा रहा था। अब टेक्नीशियंस के अकॉर्डिंग ऐसा करना एक स्टैंडर्ड फैक्ट्री सेटिंग थी, लेकिन इलॉन उनसे कहता है कि फैक्ट्री सेटिंग तो हमेशा स्टूपिड होती है, और उन टेक्नीशियन से कहा कि उस रोबोटिक आर्म को उसके 100% स्पीड पर चला दो। लेकिन 100% स्पीड पर वो रोबोट ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर उसे 70% स्पीड पर चलाना शुरू किया, जो कि वर्कआउट भी हो गया। यानी इलॉन अगर वहां असेंबली लाइन पर खुद जाकर ये ऑब्जर्व नहीं करते तो शायद वो 70% का स्पीड हमेशा के लिए 20% पर ही रह जाता। एंड फाइनली इस 5 स्टेप प्रोसेस का लास्ट स्टेप है ऑटोमेट विद पर्पस। इलॉन मस्क ने नोटिस किया था कि असेंबली लाइन के जो सेंसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। इवन अगर एक पेपर का टुकड़ा भी असेंबली लाइन पर गिर जाता था तो पूरी असेंबली लाइन स्टॉप हो जाती थी। इसलिए इलॉन ने कई सारे सेंसर्स और इवन कई सारे रोबोट्स भी हटवा दिए और उनकी जगह उस काम के लिए वर्कर्स बिठा दिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ काम रोबोट से ज्यादा फास्ट एक ह्यूमन कर सकता था। एंड दिस इज हाउ इलॉन की इस 5 स्टेप प्रोसेस ने टेस्ला को 5000 कार्स पर वीक बनाने में हेल्प की, और आगे इसी को स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाकर इलॉन ने इसे टेस्ला की सभी फैक्ट्रीज में अप्लाई कर दिया। इस प्रोसेस की वजह से सरप्राइजिंगली टेस्ला जो 2017 में अराउंड 1,07,000 कार्स बना रही थी, वो प्रोडक्शन 2018 में 2,54,000 के ऊपर चला गया था, और इवन 2024 के 3 क्वार्टर्स में ये प्रोडक्शन 13,13,000 कार्स पे पहुंच चुका है। 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, और अपनी बेट के अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ला का मार्केट कैप $650 बिलियन से भी ज्यादा करके दिखाया। और इवन मोर इंटरेस्टिंगली उसी साल टेस्ला के सेल्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अक्टूबर 2021 में टेस्ला ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर दिया था। अब इसके चलते यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। देखो, एज यू ऑल नो कि टेस्ला को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने में सबसे बड़ा रोल इलॉन मस्क का रहा है, और अब आपको ये भी पता है कि टेस्ला का वैल्यूएशन $52 बिलियन से $650 बिलियन तक पहुंचाने को लेकर इलॉन मस्क और टेस्ला के बोर्ड मेंबर के बीच एक बेट लगी थी। इसीलिए एज पर बेट टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स इलॉन को $56 बिलियन का कंपेंसेशन अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेस्ला का स्टॉक प्राइस बढ़ता गया तो इलॉन के इस कंपेंसेशन पैकेज की वैल्यू भी बढ़ती गई, और आज उस $56 बिलियन पैकेज की वैल्यू $101 बिलियन हो गई है, जो कि अब तक का पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज होने वाला है। लेकिन यूएसए के कोर्ट का कहना है कि ये पैकेज रीजनेबल एंड फेयर नहीं है, इसीलिए शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद भी ये पैकेज आज तक कोर्ट में अटका हुआ है। नवंबर 2020 में इलॉन ने अनाउंस किया था कि उनको जब भी ये $101 बिलियन मिल जाएंगे तो वो उन्हें अपने मास मिशन के लिए यूज करेंगे। नाउ यू माइट थिंक कि इलेक्ट्रिक कार्स तो आजकल ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल कंपनी बना रही है, तो फिर टेस्ला ऐसा क्या अलग तीर मार रही है? उनका एक्स फैक्टर क्या है जो इनका वैल्यूएशन बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज के कंपेयर में इतना ज्यादा है?
तो देखो 2015 से ही पूरी दुनिया में कई कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ईवी मार्केट में हेवीली कंपटीशन बढ़ गया है। बट व्हाट मेक्स टेस्ला स्टैंड आउट कि उन्होंने 2016 में पहली बार मास स्केल पर ऑटो पायलट सिस्टम लॉन्च किया था, और इसी रीजन से टेस्ला के सेल्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। टेस्ला की सेल होने वाली हर 5 में से एक कार सेल्फ ड्राइविंग वाली कार होती है। इस पर्टिकुलर कार के लिए कस्टमर्स अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो टेस्ला की प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए और एक ह्यूमन बीइंग से भी 30 गुना ज्यादा सेफ बनाने के लिए इलॉन ने डोजो नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया, जो कि एक दिन में मिलियंस ऑफ वीडियोस को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इससे क्या होगा? तो देखो, ये वो वीडियोस होती है जो टेस्ला के व्हीकल्स में लगे कैमरा से रिकॉर्ड होती है। इन वीडियोस को प्रोसेस करके टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में टेस्ला की कार्स में जो चिप लगेगी या इन कार्स का जो आर्टिफिशियल ब्रेन होगा उसको इस लेवल तक इंटेलिजेंट बनाया जाएगा कि वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एक ह्यूमन ड्राइवर से भी बेटर ड्राइविंग कर सके, और टेस्ला कार्स को एक फुल्ली ड्राइवरलेस कार बनाया जा सके। इवन आप यकीन नहीं करोगे, टेस्ला ने अब 2 ऐसे व्हीकल्स पर काम करना शुरू किया है जो उबर, ओला और लिफ्ट जैसी ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कंपनीज को लिटरली खत्म कर सकती है, और इन कंपनीज में काम करने वाले ऑलमोस्ट 95 लाख ड्राइवर्स को जॉबलेस बना सकती है। एक पॉडकास्ट में जब इलॉन से पूछा गया कि आप अभी ऐसे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसको लोग ज्यादातर नोटिस नहीं करते, तो बता इलॉन मस्क क्या कहते हैं, उन्हीं से सुन लो। लेकिन उबर को डिफीट करने के लिए एग्जैक्टली इलॉन का क्या प्लान है? तो देखो, ये है टेस्ला का साइबर कैब और ये है साइबर वैन। अब ये जो साइबर कैब है ये एक फुल्ली रोबो टैक्सी होने वाली है। अक्टूबर 2024 में टेस्ला ने वी रोबोट नाम से एक इवेंट रखा था और इस साइबर कैब के कॉन्सेप्ट वर्जन को लॉन्च किया था। ये एक 2 सीटर कार होगी जिसमें ना कोई स्टीयरिंग होगा और ना ही कोई पेडल होगा। ये एक फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कैब होने वाली है। अक्टूबर 2024 में ही टेस्ला ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 के एंड तक साइबर कैब की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद टेस्ला हर साल 2 मिलियन साइबर कैब बनाएगी। अब इसके अलावा इसी वी रोबोट इवेंट में टेस्ला ने इस साइबर वैन की भी अनाउंसमेंट की थी जो 20 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, अक्टूबर 2024 में टेस्ला ने एक और अनाउंसमेंट की थी कि वो टेस्ला नेटवर्क नाम का एक ऐप लॉन्च करेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये ऐप ओला उबर जैसा ही एक टैक्सी बुकिंग ऐप होगा जिसमें सिर्फ टेस्ला की साइबर कैब्स और साइबर वैन ही रजिस्टर होंगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि टेस्ला इज द फर्स्ट कंपनी जो रोबोट टैक्सी लॉन्च करने वाली है। टेस्ला ने जब खुद का ऑटो पायलट सिस्टम लॉन्च भी नहीं किया था, तब 2015 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपनी वेमो नाम की एक सब्सिडरी के अंडर रोबो टैक्सी का ट्रायल टेस्ट किया था और 2020 में एरिजोना में उन्होंने ऑफिशियली अपने रोबो टैक्सी को लॉन्च कर दिया था, जो कि आज भी ऑपरेशनल है। लेकिन वेमो की रोबो टैक्सी लिमिटेड सिटीज में ही ऑपरेट होती है। सो आगे चलकर टेस्ला मास प्रोडक्शन करके इसमें मार्केट लीडर बन सकती है। सो इन केस आगे टेस्ला और वेमो की ये सर्विस इंडिया में आती है तो क्या ये ओला उबर को खत्म कर सकता है? कमेंट्स में बताओ।